So today we discuss field effect. देखिए field effect जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बाद का इफेक्ट है और हम इंडक्टिव इफेक्ट को इस रूप में जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू लगता है, यानी कि वो लॉन्ग चेन हो और लॉन्ग चेन के एंड में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो तो उसके थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, लगता है। एक्चुअली फील्ड इफेक्ट इज द अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट, एक दूसरे तरह का इफेक्ट है जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं लगता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये किसी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं लगता है, ये केवल स्पेस के थ्रू जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस में कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ पर अवेलेबल हैं, या तो उसके बेसिस पर या जो उसमें सॉल्वेंट अवेलेबल है उसके बेसिस पर ये इफेक्ट ऑपरेट होता है। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट को हम, इस तरह के प्रभाव को हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं, जो थ्रू स्पेस या सॉल्वेंट इफेक्ट के बेसिस पर ऑपरेट होता है। जैसे बोथ द इफेक्ट कैन डिस्टिंग्विश ऑन द फैक्ट दैट इन दोनों ही इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि द फील्ड इफेक्ट्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि फील्ड इफेक्ट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह का है, और इंडक्टिव इफेक्ट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड, और जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो बंध यानी बॉन्ड की जो नेचर है, प्रकृति है, उस पर डिपेंड करता है। इन दोनों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ध्यान से यहाँ समझिएगा, ये एक ही कंपाउंड है जिसका ये दो आइसोमरिक फॉर्म है। इट मीन्स कि 1 and 2 इज द आइसोमर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ये किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का आइसोमर है। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा भी है, और आइसोमेरिज्म को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कैन हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों में जब अंतर होता है तो उनको हम आइसोमर कहते हैं। और ये दो आइसोमर हैं। यहाँ एक चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो ये Cl एटम है ये एक एसिड है और ये दो Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों ही आइसोमर में। तो इन दोनों ही आइसोमर में जो फर्स्ट आइसोमर है बेटा, यहाँ जो ये दो Cl है और ये COOH, या ये दो Cl है ये COOH, इनमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो Cl है वो COOH के पास है और ये Cl जो है वो COOH से थोड़ा दूर है, डिस्टेंस में, इन डिस्टेंस। और लेकिन इनका जो बॉन्ड की डिस्टेंस देखा जाए बेटा कि एक्चुअली बॉन्ड की डिस्टेंस क्या है, तो ये देखिए जो हमें अभी ये लाइन आ रही है आपको इस तरह से, ये वाली, इसको आप काउंट करिए सारे को और इसको भी काउंट करिए, तो आप देखेंगे कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है बॉन्ड के थ्रू अगर देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Cl एटम एंड COOH ग्रुप, तो ये सेम आता है। इट मीन्स कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो सेम है। बट यहाँ ये देखिए कि दोनों Cl, दोनों आइसोमर्स में अगर बॉन्ड सेम है और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो COOH जो Cl ग्रुप है, सॉरी, जो ये Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इट मीन्स कि इट बिहेव्स एज -I इफेक्ट ग्रुप। इस तरह का इसका बर्ताव है। अब ये जो बर्ताव है तो ये दोनों में सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड डिस्टेंस है दोनों में सेम है। इट मीन्स कि हेंस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आइसोमर शुड बी सेम। दोनों में सेम होना चाहिए, बट इट इज नॉट ट्रू। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? गलत इसलिए है बेटा कि एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एबव टू एसिड हैज बीन फाउंड टू बी डिफरेंट ड्यू टू फील्ड इफेक्ट। जिस फील्ड इफेक्ट की अभी हम बात कर रहे थे कि फील्ड इफेक्ट इज द अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट, वो यहाँ पर बेटा यहाँ लगना शुरू हो जाता है, इसके बीच में वो एक्ट करने लगता है, और इस फील्ड इफेक्ट की वजह से इस दोनों ही एसिड का स्ट्रेंथ सामान्य तौर पर तो सेम होना चाहिए, बट ये सेम नहीं होता है, इनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, और जिसकी वजह से डिफरेंस आता है उसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट। अब देखिए यहाँ ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें क्या है? In isomer first, the chlorine atom are close in space to COOH group, then they are in isomer 2. यहाँ देखिए कि ये जो Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप क्लोरीन ग्रुप इस COOH के पास है कंपेरिजन टू आइसोमर सेकेंड। आइसोमर सेकेंड की अपेक्षा आइसोमर फर्स्ट में Cl और COOH ग्रुप पास हैं, इसलिए इस Cl एटम की या ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैपेसिटी सेकेंड आइसोमर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तब इस COOH, इट मीन्स की आइसोमर फर्स्ट COOH ग्रुप से जो हाइड्रोजन है एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा फर्स्ट आइसोमर में और आइसोमर सेकेंड में आसानी से रिमूव नहीं होगा, देन जो हमने फोर्थ लाइन लिखी है, इट मीन्स द आइसोमर फर्स्ट इज ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक एसिड होगा। एनी वन ऑफ यू चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होगा जो आपका फर्स्ट है, या ये जो आपका है दूसरा वो होगा। एक्चुअली आइसोमर फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ Cl, हाई -I इफेक्ट ऑफ Cl, hydrogen of COOH group remove as a form of H plus ion easily। इसलिए जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, आइसोमर फर्स्ट है, इसकी एसिडिक कैपेसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर सेकेंड। इट मीन्स कि thus it is clear that the isomer first is an stronger acid। जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है ये स्ट्रॉन्गर होगा और स्ट्रक्चर जो सेकेंड है वो वीक एसिड होगा। इसका मतलब हुआ कि जो आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट है उसमें अगर दो इफेक्ट लग रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट दोनों ही लग रहे हैं, तो उस समय फील्ड इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा।
तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर दोनों ही इफेक्ट एक साथ बेटा लग रहे हों, तब वहां पर जो फील्ड इफेक्ट है वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि इन दोनों ही स्ट्रक्चर में आई इफेक्ट तो सेम लग रहे हैं और सेम लग रहे हैं, इसलिए दोनों को सेम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बट दोनों की सेम स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आइसोमर फर्स्ट में Cl और COOH के बीच की दूरी कम है, और सेकेंड आइसोमर में Cl और COOH के बीच की दूरी ज्यादा है। इस वजह से ये एसिड की तरह, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इस जो आपका आइसोमर फर्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दिस इज द सिंपल इफेक्ट, और ये हम सिंपल एल्कीन्स, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और सिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो हम एडिशन ऑफ HCl, HBr, Br2 और ROH, जो हम सिंपल एडिशन रिएक्शन देखते हैं अनसैचुरेटेड एल्कीन्स के केस में, वहां पर हमें ये दिखाई देता है। इसको, इस रिएक्शन जो हम दिखा रहे हैं, जहां कर्सर चल रहा है बेटा, यहाँ आप देखिए कि ये X एंड Y टू एटम्स कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड से ये कनेक्ट है। ये एक E+, इट मीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक कर रहा है, और इस इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक कर रहा है, इट मीन्स की जो ये आपका रिएक्शन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें आप देखिए कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। वो X की तरफ भी हो सकता है या Y की तरफ भी हो सकता है। तो इस इफेक्ट को, जिसमें कि किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर किसी अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन्स का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स की मल्टी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। It means कि the complete transfer of multiple bonded pi electron towards one of the bonded atom on the requirement of attacking reagent is called electromeric effect. Actually, this effect is temporary effect because it arises only in the presence of attacking reagent. अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। सो इट इज द टेम्परेरी इफेक्ट, और यह केवल अटैकिंग रिएजेंट के होने पर ही ये इफेक्ट दिखाई देता है, इसलिए इसको हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। जबकि इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों ने परमानेंट इफेक्ट के रूप में देखा था कि वो परमानेंट इफेक्ट है। और एक चीज और, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए होगी बेटा कि जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा किसी कंपाउंड पर, तब इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे लाइक X+Cl Y-। लेकिन जो अटैकिंग रिएजेंट किसी भी एटम से यहाँ अटैच होगा, अगर उसको रिमूव कर लिया जाए, किसी तरह से वो खुद भी रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, तब जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि दिस इज द बैक रिएक्शन, ये बैक हो जाती है रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन बिकॉज X and Y converted into product, and then product again ब्रेक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती रहती है, और इस तरह ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरह बेटा बिहेव करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ
attacking reagent or transfer of electron, this effect may be classified into two classes. जिस तरह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं on the basis of requirement of attacking reagent, तो उसके बेसिस पर हम इस इफेक्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द प्लस ई इफेक्ट, इट मीन्स की प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इसको ध्यान से समझिएगा, प्लस किसको कहते हैं और माइनस किसको कहेंगे. यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का है कि व्हेन द मल्टीपल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर टुवर्ड्स द एटम to which the attacking reagent gets attached, the effect is known as plus effect. यहाँ देखिए ये जो डबल बॉन्ड पर यहाँ जो H प्लस जो पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करता है और ये H जो है यहाँ जुड़ जाता है. इट मीन्स कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है. इसका मतलब है कि अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है और जो मल्टीपल बॉन्डेड उस एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है, तो जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है, अटैच होता है, अगर वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है या जाता है, तब हम इस तरह के इफेक्ट को प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, यानी कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे. तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर जा रहा है और ये हाइड्रोजन कार्बन पर ही जुड़ भी रहा है. यानी कि जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट जहां जुड़ेगा, अगर वहीं पर इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, तब इस तरह के इफेक्ट को हम प्लस ई इफेक्ट कहेंगे. नाउ वी डिस्कस माइनस ई इफेक्ट. माइनस ई इफेक्ट का मतलब सीधे उसका उल्टा हो गया कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता हो और जहां पर वो जुड़ता हो उसके दूसरे साइड में मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो, यानी कि ट्रांसफर हो. So when the multiple bonded pi electron pair transferred towards the atom to which the attacking reagent does not get attached, the effect is known as minus E effect. यानी कि जहां अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके जुड़ रहा हो, अटैच हो रहा हो, उससे दूर, यानी कि उस दूसरे एटम पर वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, उस पर न शिफ्ट हो, तब हम इस तरह के इफेक्ट को माइनस ई इफेक्ट कहते हैं. तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो वो प्लस ई इफेक्ट होगा, और जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है वहां से दूर अगर मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो वो माइनस ई इफेक्ट के रूप में जाना जाएगा. अब यहाँ एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या जो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जब हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा वहां बेटा इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है. जैसे ये हमने एक कीटोन लिया है, यहाँ देखिए R ग्रुप इज द रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो यहाँ आपका प्लस आई इफेक्ट भी साथ में लग सकता है. अगर इस तरह के कोई कंपाउंड्स आपको मिलते हैं जहां इंडक्टिव इफेक्ट भी हो और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हो, तो ये या तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करें, यानी एक ही दिशा में लगें दोनों, तो कोई बात नहीं, वो और आसानी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन अगर ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, उल्टी दिशा में लगते हैं, एक राइट हैंड साइड और दूसरा
लेफ्ट हैंड साइड, यानी अपोज करते हैं एक दूसरे के प्रभाव को, तब वहां पर जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होगा वो प्रभावी होगा, वो डोमिनेट करेगा उसको, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए रिएक्शन में वही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ही इफेक्ट वहां हैं तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट प्रभावी होगा। इसको समझने के लिए हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, और ये जो आपका एप्लीकेशन है इसमें देखिए ये आपका पढ़ा हुआ है। ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो आप मार्कोनी ऑफ रूल आपने पढ़ा हुआ है, और इस मार्कोनी ऑफ रूल में क्या है कि एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो जो ये बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है इसमें आपको मालूम है कि HBr का H पोर्शन कहाँ जाएगा और Br का पोर्शन यानी कि निगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा। तो आप कहते हो कि इन मार्कोनी ऑफ रूल निगेटिव पार्ट ऑफ जो आपका HBr उस कार्बन पर जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और ये देखो यहाँ जुड़ा भी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट टू ब्रोमोप्रोपेन आपको मिल जाता है। अब इसको इलेक्ट्रोमैरिक बेसिस पर आप इसको देखिए कि अगर ये कोई इसमें अटैच होता है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक। तो मैकेनिज्म इसकी हम देखते हैं। मैकेनिज्म एक्चुअली व्हाट इज मैकेनिज्म, अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिज्म क्या है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कि वो कब रिएक्ट करेगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा आयंस कहाँ से फॉर्म होकर किस कार्बन से या किस एटम से स्केलेटन में अटैच होगा, इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। तो यहाँ जो HBr है आसानी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, और आसानी से ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो जब आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो इन फर्स्ट स्टेप HBr इजीली ब्रेक्स इनटू इट्स आयन H plus and Br minus. H plus is the electrophile and Br minus is the nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाले जो होते हैं कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज से जुड़ने वाले पॉजिटिव जो भी स्पीसीज होंगे जिन पर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों ही बनेगा, बट इन द सेकेंड स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। जो ये H प्लस आयन पहले स्टेप में फॉर्म हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये जिस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके यहाँ बेटा आपका देखो CH3 ग्रुप है, तो ये I इफेक्ट भी लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो ये आसानी से शिफ्ट होगा, रिएक्ट कर जाएगा। और इसी आई इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो CH2 की तरफ शिफ्ट होता है, और जब CH2 की तरफ शिफ्ट होगा तो CH2 पर निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और CH पर पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से CH2 के साथ जो पॉजिटिव H है वो अटैच हो जाएगा और कार्बोकैटायन फर्स्ट फॉर्म करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इस तरह लगता और इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह न लग के इसका अपोज करता, तब दूसरी बात हो सकती थी। अगर ये इलेक्ट्रॉन CH की तरफ शिफ्ट होता तब हमारे पास कार्बोकैटायन सेकेंड बनता। ये भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन लेंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेटा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इट मींस कि कार्बोकैटायन फर्स्ट इज द स्टेबल कार्बोकैटायन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ये हम हाइपर कंजुगेशन में आपको बताएंगे
कि ऐसा क्यों होता है, और ये स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होगा वही ज्यादा फॉर्म यील्ड के फॉर्म में ज्यादा वही मिलता है, यानी प्रोडक्ट में जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी होगी या ज्यादा होगी वो होगा कार्बोकैटायन फर्स्ट के थ्रू बना हुआ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बोकैटायन फर्स्ट है ये स्टेबल है और इसी से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो अब सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकैटायन बन गया। थर्ड स्टेप में यही कार्बोकैटायन अगेन रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ Br माइनस जो है इस CH प्लस के साथ अटैच हो जाएगा और इस तरह जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है बेटा कि इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही अटैच होते हैं। तो इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो एडिशन होता है उसका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैरिक के बेसिस पे कह रहे थे, इलेक्ट्रोमैरिक बेसिस पे करते तो CH2 पर आपका माइनस चार्ज आता और CH पर प्लस चार्ज आता। तो सेम वही चीज यहाँ हुई है, इसलिए यह रिएक्शन इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट का रिएक्शन। बेटा आज तक इधर हम लोगों ने 2-3 इफेक्ट पढ़े और अभी इसके बाद हम लोग पढ़ते हाइपर कॉन्जुगेशन, 4-5 मिनट है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और उसके बाद अगर कुछ डिस्कशन हो, कुछ पूछना हो तो इसमें आप लोग पूछिए।